एक घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों से घिरे गांव का नाम था शिवपुर। उसी गांव में एक गरीब लेकिन मेहनती लड़का रहता था जिसका नाम था करण। करण अपने बूढ़े माता पिता के साथ मिट्टी के छोटे से घर में रहता था। उसके पास थोड़ी सी खेती की जमीन थी जिससे जैसे तैसे उसके परिवार का गुजारा चलता था। लेकिन गांव में एक बहुत बड़ा साहूकार रहता था जिसका नाम था लालचंद सेठ। वह गरीबों को कर्ज देकर उनकी जमीन और घर हड़पने के लिए बदनाम था। उसका सबसे खास नौकर था भोला, जो हर गलत काम में उसका साथ देता था। करण ने कुछ महीने पहले अपने बहन के शादी के लिए लालचंद सेठ से ब्याज में पैसे लिए थे। अब उसकी तारीख पास आ रही थी, तभी सेठ और भोला करण के घर गए और बोलने लगे। अरे ओ करण, पूरे 6 महीने बीत चुके हैं और तेरा कर्ज ब्याज समेत पहाड़ जैसा खड़ा हो गया है। अगर जल्द पैसे नहीं चुकाए तो अगले महीने से रकम 2 गुनी हो जाएगी। फिर मत कहना कि सेठ जी हम गरीब हैं, इतना बोझ नहीं उठा सकते। इसलिए बोलता हूं जल्दी से मेरा पैसा लौटा दे तुम्हें। पैसे लेते समय नहीं पता चला कि हम गरीब हैं करके मुझे इतने पैसे नहीं लेनी चाहिए? तब तुम्हें एहसास नहीं हुआ? अब पैसे लूटने के समय आप टाइम लग रहे हो। सेठ जी, ऐसा मत बोलिए। आप तो हम गरीबों के माई बाप हैं। अगर आप ही हम पर रहम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? सेठ जी, आपको तो पता ही है कि खेत में से जो भी फसल हुई है उसका सभी पैसा मैंने आपको दे दिया। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। अब अगले साल की फसल में से जो भी आएगा वो सब हम आपको दे देंगे और आपका कर्जा जल्दी ही चुका देंगे और आपका कर्जा दे देंगे। घर में बूढ़े माँ बाप बीमार पड़े हैं, सारा पैसा उनकी दवाइयों में चला जाता है। बस थोड़ा समय दे दीजिए, मैं दिन रात मेहनत करूंगा और आपका पाई पाई चुका दूंगा। क्या? कुछ महीने और? अरे ओ करण के बच्चे, मैं यहां दिनों की गिनती कर रहा हूं और तू महीनों की भीख मांग रहा है। मैं तुझे 1 महीने का भी समय नहीं दूंगा और तुमने पैसे नहीं दिए तो मैं तुम्हारे घर और जमीन हड़प लूंगा। फिर ना कहना कि बोला नहीं। अभी तक मैंने तेरे पिताजी का सम्मान करता हूं इसलिए कुछ नहीं बोला, पर अब नहीं सुनूंगा। 1 महीने में मुझे मेरे पैसे चाहिए ही चाहिए। मालिक, ये गरीब लोग बस बातें बनाना जानते हैं। थोड़ा सा समय दे दीजिए, आपको आखिर में जमीन और घर दोनों ही मिल ली जाएगा। ये कहाँ से देगा इतने पैसे? मगर इतना गिड़गिड़ा रहा है तो थोड़ा समय दे दीजिए। वैसे भी 5 लाख रुपए ये कहाँ से लाएगा? ठीक है करण, कान खोल कर सुन ले। मैं तुझे 2 महीने का समय देता हूं। अगर 2 महीने में 5 लाख रुपए नहीं लौटाए तो ये घर और जमीन दोनों मेरे होंगे और फिर वापस मांगने नहीं आना। ठीक है? तुम समझ गए हो ना करण? लालचंद सेठ के मन में जो चल रहा था वही हो रहा था। लालची सेठ मणि मन खुश हो रहा था। अब वो इतना कहकर लालचंद सेठ वहां से चला गया। जाते जाते वह हंसते हुए बोला, अगर गरीब हो तो पैसे लेने से पहले समझना चाहिए था ना। करण जैसे लोगों को मैं अच्छे से जानता हूं। पहले पैसे ले लेते हैं और फिर पैसे लौटाने के टाइम हम गरीब हैं बोलकर जाने देते हैं। गरीब हो तो मर जाओ, धरती का बोझ कम होगा। सेठ के जाने के बाद करण घर के अंदर गया। उसके बूढ़े माता पिता सब कुछ सुन चुके थे। करण के माता पिता को पता था कि मेरा बेटा अब कर्ज में डूब गया है और यह भी कि लालचंद सेठ उनकी जमीन हड़पना चाहता है, पर वह कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि वह बूढ़े हो चुके थे और उनका शरीर अब साथ नहीं दे रहा था। क्या हुआ बेटा? क्या सेठ फिर से पैसे मांगने आया था? बेटा, वो बड़े लोग हैं, उनके पास पैसा है। बड़े के सामने हमेशा हाथ जोड़कर बात करनी चाहिए। हमारे पास पैसे नहीं हैं, इसलिए हमें उनकी कड़वी बातें की सुननी पड़ती हैं। अगर हमारे पास पैसा होता तो लालचंद सेठ इतना सुनाकर नहीं जाता। पिताजी, चिंता मत कीजिए, मैंने सेठ जी से बात कर ली है। उन्होंने थोड़ा और समय दे दिया है। अब मैं कुछ ना कुछ करके पैसा का जुगाड़ लगाता हूँ और लालचंद सेठ को दे देता हूँ। पर पिताजी, मेरे मन में एक सवाल आ रहा है कि इतना सारे पैसे मैं कहाँ से लाऊंगा? करण ने गड़बड़ गड़बड़ में अपने माता पिता से झूठ तो बोल दिया, लेकिन उसका दिल डर से कांप रहा था। उसे पता था कि 2 हफ्तों में इतनी बड़ी रकम जुटाना असंभव था। कारण एक जगह बैठ गया और बहुत सोचने लगा, क्या होगा, क्या नहीं? क्या लालचंद सेठ मेरी जमीन ले लेगा? ऐसे कुछ सवाल कारण के मन में थे। उधर लालचंद सेठ अपने हवेली में बैठकर नई साजिश रच रहा था। देखा भोला,
पिंजरा ऐसे डाला जाता है। मुझे उसकी जमीन चाहिए थी, लेकिन उसने बेचने से मना कर दिया था ना। अब उसको कुछ भी करके मुझे जमीन बेचनी पड़ेगी, क्योंकि वो इतने पैसे कहाँ से लाएगा। भोला, इसे कहते हैं बुद्धि का सही उपयोग। मालिक, उसने कहा था कि मर जाएगा पर जमीन नहीं देगा। अब उसके पास कोई चारा नहीं बचा जमीन देने के अलावा। बस उसी दिन मैंने कसम खा ली थी कि उसे सड़क पर ले आऊंगा। मैंने ही चाल चलकर उसकी बहन की शादी अपने आदमी से करवाई और उसे कर्ज में डुबो दिया। कैसा था मेरा प्लान करण को फंसाने के लिए। समय बीतता गया और आखिर वो दिन आ गया। करण पैसे नहीं जुटा पाया। लालचंद सेठ अपने आदमियों के साथ उसके घर पहुंच गया। अरे ओ करण, समय पूरा हो चुका है। अब मेरा पैसा निकाल, वरना मैं तुम्हारा घर और जमीन ले लूंगा मेरे कब्जे में। अब जितना समय तुम्हें चाहिए तो उतना दे दिया, अब नहीं सुनूंगा मैं। लो मेरे पैसे या फिर निकल जाओ यहां से। सेठ जी, रहम कीजिए, मैं इतनी जल्दी पैसे नहीं जुटा पाया। मेरे बूढ़े माता पिता इस हालत में कहां जाएंगे। थोड़ा और समय दे दीजिए प्लीज सेठ जी, मैं 1 साल में पूरा कर्ज दे दूंगा। बस 1 साल का समय दे दीजिए आप मुझे। अब दया मांग रहा है? जब मैं जमीन मांगने आया था तब बहुत घमंड था ना। भोला, इनका सामान इसके माता पिता को बाहर लेकर। भोला अंदर गया और बूढ़े माता पिता को बाहर निकाल दिया। गांव वाले तमाशा देखते रहे, लेकिन कोई आगे नहीं आया। करण की मां रो रही थी और कारण के पिता को चलना भी नहीं हो रहा थी। फिर भी वो दोनों चल रहे थे। करण की आंखों में वो देखकर भर आई और मन ही मन में करण खुद को कोसने लगा, और वह सब गांव के लोगों देख रहे थे और हंस रहे थे। हे भगवान, इस बुढ़ापे में हम कहाँ जाएंगे? कुछ तो रहम करो सेठ जी। करण अपने माता पिता को लेकर गांव छोड़कर जंगल में चला गया। वहां उसने लकड़ियों और घास फूस से छोटी सी झोपड़ी बनाई। लेकिन असली मुसीबत अब शुरू हुई थी, क्योंकि कारण के माता पिता दवाई नहीं मिल रही थी तो और ज्यादा बीमार हो गए। अब करण समझ गया था कि वह कुछ ही दिन के मेहमान है। माँ, मुझे माफ कर दो, मैं आप लोगों को बचा नहीं पाया। मैं एक नालायक बेटा हूं, मुझे माफ कर दो। घर तो बना लिया, लेकिन माँ बाप के लिए भोजन कहां से लाऊं? हे भगवान, क्या गरीबी ही सबसे बड़ा पाप है? और है तो हमें क्यों गरीब बनाया? मुझे रास्ता दिखाओ भगवान। 2 दिन तक तीनों भूखे रहे। ठंड और भूख ने बूढ़े माता पिता की हालत और खराब कर दी। वह ठंड में कांप रहे थे। अब उन्हें पता चल चुका था कि उनके आखिरी कुछ घंटे ही बाकी है और अब उनका टाइम हो गया है। बेटा, अब हमें जाने दे। शायद भगवान हमें बुला रहे हैं। जब हम चले जाएं तो तुम्हारी बहन का ख्याल रखना करण। अब हमें जाने की परवानगी दो। नहीं पिताजी, आप ऐसा मत कहिए। मैं कुछ ना कुछ इंतजाम जरूर करूंगा। आप ऐसा बोलकर मेरा दिल ना दुखाएं। अगर आप लोग चले गए तो मेरा कौन है इस दुनिया में? पिताजी, मुझे छोड़कर मत जाइए। रो मत मेरे लाल, हमारा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ रहेगा। तू एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा, देख लेना। अब हमें जाने दो करण, और हम तुम्हारे साथ ही हैं, वो हर घड़ी हर वक्त। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। बिना दवा और भोजन के उसी रात करण के माता पिता ने दम तोड़ दिया। करण ने उसके झोपड़ी के बाहर ही उनके मृत्यु देह जला दिया। कर्ण अब अकेला रह गया था। उसकी आंखों में आंसुओं के साथ बदले की आग जल रही थी। मैं कसम खाता हूं, जिसने मेरे परिवार को बर्बाद किया उसे एक दिन ऐसा सबक सिखाऊंगा कि दुनिया याद रखेगी। पूरा पैसे पर का घमंड उतार दूंगा उसका। लालचंद सेठ, अब आ रहा हूं मैं। फिर करण के मन में उसके बहन दिखे। अगले दिन करण अपनी बहन राधा के घर पहुंचा। संयोग से उसका पति घर पर नहीं था। भैया, आप अकेले ही? माँ पिताजी कहाँ हैं? आए नहीं क्या साथ में आपके? बहन, मैं उन्हें नहीं बचा सका, मुझे माफ कर दो। उस लालची सेठ ने हमें बर्बाद कर दिया। अब मैं उससे बर्बाद कर दूंगा। देखना बहन, मैं उसे कहीं का भी नहीं रखूंगा। क्या ये सब मेरे पति और सेठ ने मिलकर किया? ठीक है करण, तुम करो जो तुम्हें अच्छा लगता है।
मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ, और चाहे उसे सेठ के साथ मेरा पति ही क्यों ना हो। हाँ बहन, लेकिन तुम चिंता मत करो, मुझे सिर्फ थोड़ा सहारा चाहिए और मैं कुछ ना कुछ तो कर ही लूंगा। बस अब थोड़ी मदद कर दो। भैया, मेरे पास सिर्फ 5 रुपए बचे हैं, आप इन्हें रख लीजिए, और जब मेरे पति आएगा तो उनसे मांगूंगी और तुम्हें दे दूंगी भैया। अब इतने ही है मेरे पास। अब देखना, यही 5 रुपए मेरी तकदीर बदलेंगे, और जब मैं बड़ा आदमी बन जाऊंगा तो यही 5 रुपए का सोने का देऊंगा। करण थोड़ी देर बैठा, वहां से निकलकर जंगल के रास्ते से होकर दूसरे गांव पहुंच गया। उस गांव का नाम था मणिपुर। वहां पहुंचते ही उसे कुछ अजीब लगा। बाजार में हर दुकान पर भीड़ लगी थी। भैया, ये समोसा कितने का है? मेरे पास बस 5 रुपए ही है। बस 1 रुपया साहब, और 5 रुपए में तो 5 समोसे आ जाते हैं। लगता है आप यहाँ पे नए आए हो, चाहिए तो कहीं भी देख लो, यही दाम है। भैया, क्या सिर्फ 1 रुपए में सब्जियां मिलती हैं यहाँ? हाँ, यहाँ हर चीज 1 रुपए में मिलती है, चाहे खाना हो या बर्तन। तुम बोलो भाई, तुम्हें क्या चाहिए, तो सिर्फ 1 रुपए में मिलती है। करण हैरान रह गया। उसने दूसरी दुकान पर जाकर पूछा, फिर तो क्या ये पीतल और चांदी की थाली भी 1 रुपए की है भैया? हाँ भाई, यहाँ हर चीज का दाम 1 रुपया है। हमारे राजा वीरेंद्र सिंह ने ये नियम बनाया है ताकि कोई गरीब भूखा ना रहे। हमारे राजा बहुत महान हैं और वो गरीबों की बहुत मदद करते हैं, इसलिए कोई गरीब ना रह सके और कोई अमीर होने का घमंड ना पाल सके। इसीलिए उन्होंने ये नियम बनाए हैं। करण की आंखों में उम्मीद की चमक लौट आई। करण के दिमाग में एक विचार आया। उसने तुरंत अपनी बहन के दिए 5 रुपये से ढेर सारी सब्जियां खरीद ली। अगले दिन वह अपने पुराने गांव पहुंचा और सस्ती कीमत पर सब्जियां बेचने लगा। आइए भाइयों और बहनों, ताजा सब्जियां बाजार से आधे दाम पर, सबका रेट आधा आधा। आओ आओ जल्दी से, कौन सी भी सब्जी और उसका मूल्य सिर्फ आधा। आओ जल्दी से, कहीं आपके हाथ से सब्जियां निकल ना जाएं। अरे, ये तो करण है। इतना सस्ता कैसे बेच रहा है? शायद ये सब होलसेल लाया है, या फिर इसने चोरी तो नहीं की। बस आप लोगों की सेवा करनी है, इसलिए भैया चोरी वोरी का कोई सामान नहीं है। ये देखो बिल। शाम तक उसकी सारी सब्जियां बिक गईं। धीरे धीरे उसका काम बढ़ने लगा। कुछ ही महीनों में उसने अच्छा घर बना लिया, लालचंद सेठ के पैसे भी लौटा दिया और गांव में उसकी इज्जत बढ़ने लगी। लेकिन यह बात लालचंद सेठ को बर्दाश्त नहीं हुई। मालिक, करण अब अमीर बन गया है। उसके पास नोटों की गड्डियां हैं और उसने आज 3-4 क्विंटल सब्जियां एक ही दिन में, और वो भी बहुत सस्ती। जरूर कोई काला धंधा कर रहा होगा, या फिर उसे कोई सोने का घड़ा मिल गया। उसके पास इतना पैसा आया कहां से सब्जी लेने का, वो भी क्विंटल में? सुना है वो एक ऐसे गांव से सामान लाता है जहां हर चीज 1 रुपए में मिलती है। अभी सब कुछ 1 रुपए में, चाहे वो पीतल के बर्तन हो या चांदी के बर्तन। अगर वो लड़का अमीर बन सकता है तो सोचो मैं कितना बड़ा मालिक बनूंगा। कल ही वहां से सारा माल खरीद लूंगा और यहाँ आजू बाजू के गांव में भेज देंगे, वो भी सस्ते में। हमारा तो मुनाफा होगा। अगले दिन लालचंद सेठ ने अपने आदमियों को भेजकर पूरे गांव का राशन खरीद लिया। देखते ही देखते मणिपुर में खाने की कमी हो गई। यह खबर राजा वीरेंद्र सिंह तक पहुंची। महाराज, पड़ोस के गांव का एक लालची सेठ हमारे नियम का फायदा उठा रहा है। उसने सारा राशन खरीद लिया है और यह बोल रहे कि हम बाजू के गांव में जाकर कभी ज्यादा दाम पर बेचेंगे। क्या ये नियम जरूरतमंदों के लिए था, लालचियों के लिए नहीं? सैनिकों, उसे तुरंत पकड़कर दरबार में पेश करो और सर का सारा राशन उसके पास का ले लो। उसे बेचने मत दो, और जो भी उसका राशन है उसे गरीबों में बांट दो। थोड़ी ही देर में लालचंद सेठ को घसीटते हुए दरबार में लाया गया। सैनिकों ने लालचंद सेठ को बहुत मारा। वहां करण खड़ा था, वह मनी मन हंस रहा था। अब करण राजा का खास सलाहकार बन चुका था। महाराज, मुझे माफ कर दीजिए, मैं तो सिर्फ व्यापार कर रहा था।
मैंने तो कोई चोरी नहीं की, कुछ नहीं किया, तो भी आपके सैनिकों ने मुझे पकड़ लिया। व्यापार नहीं सेठ, इसे पाप कहते हैं। याद है आपने मेरे बीमार माता पिता को घर से निकाला था? आपने कहा था गरीबों को मर जाना चाहिए, ये भी कहा था, और गरीबों को जिनका कोई हक नहीं है ये भी कहा था। आप महाराज के आगे तुम्हारी बोलती बंद हो गई लालची सेठ। महाराज जी से कड़ी सजा दीजिए, मेरी हाथ जोड़कर विनती है आपसे। लालचंद, तुम्हारी सारी संपत्ति जब्त की जाती है और तुम्हें 10 साल की काल कोठरी की सजा दी जाती है। तुम्हारा धन गरीबों में बांटा जाएगा, यही हमारा आखिरी निर्णय। जितने भी गरीबों को तुमने ब्याज से पैसे दिए हैं वो सब माफ किए जाएंगे। यह सुनते ही लालचंद के पैरों तले जमीन खिसक गई। गांव वाले खुशी से झूम उठे। पहली बार किसी गरीब को न्याय मिला था। करण ने आसमान की ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वे दुख के नहीं बल्कि संतोष के आंसू थे। मां, पिताजी, आज आपका बेटा हार नहीं गया और आज लालचंद सेठ को उसके कर्मों के फल मिल चुके हैं। इसके बाद करण ने राजा वीरेंद्र सिंह की मदद से पूरे इलाके में गरीबों के लिए नए बाजार खुलवाए। उसने कसम खाई कि अब कोई गरीब भूख और कर्ज की वजह से अपने माता पिता को नहीं खोएगा। राधा भी अपने लालची पति का घर छोड़कर अपने भाई के साथ रहने लगी। करण ने उसकी नई जिंदगी शुरू करवाई। धीरे धीरे मणिपुर गांव बदलने लगा। जहां पहले गरीबों पर जुल्म होता था, अब वहां इंसाफ होने लगा। लोग करण को सम्मान से देखने लगे। बच्चे उसकी कहानी सुनकर मेहनत और हिम्मत सीखने लगे। और इस तरह एक गरीब लड़का जिसने अपने माता पिता को खो दिया था, वही आगे चलकर हजारों गरीबों की उम्मीद बन गया।